आपको पता है कि आपकी लगन कुंडली में कोई भी ग्रह जहां बैठा है, जिन भाव का स्वामी है और जहां दृष्टि डाल रहा है उसका तो रिजल्ट देता है, अपनी दशांतर दशा में उसका फल देगा ही देगा। एक और विशेष चीज है जिसे हम बोलते हैं राशि तुल्य नवमांश। किस राशि तुल्य नवमांश में आपका कोई ग्रह है उस भाव का भी फल मिलेगा। साथ ही साथ आपकी लगन कुंडली में कोई ग्रह अच्छा बुरा कैसा बैठा है ये आपको तो दिख रहा है। कोई ग्रह आपको दिख रहा है कि आपकी लगन कुंडली में बड़े अच्छे भाव में बैठा है, बड़ी अच्छी राशि में बैठा है, लेकिन राशि तुल्य नवमांश आपको यह बता देगा कि उस अच्छे भाव में बैठ के अच्छे भाव पे दृष्टि डाल करके क्या वह सिर्फ अच्छा ही अच्छा फल देगा या कुंडली के किसी एक बुरे भाव का भी वह फल दे सकता है, यह भी बता देगा। यानी यह विधि ऐसी विधि है कि जहां आप यह आकलन कर सकते हैं कि लग्न कुंडली से अलग हट करके नवमांश कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वे सभी ग्रह आपको आपकी लगन कुंडली के हिसाब से अच्छे भाव का फल देंगे कि बुरे। नवमांश में जहां जैसे बैठे उस भाव का तो देंगे ही देंगे, लेकिन नवमांश में जो ग्रह जहां बैठा है वह लगन कुंडली के किस भाव पर प्रभाव रख रहा है इसका फलादेश बताऊंगा। इस विधि से आप यह भी निकाल सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह हो सकता है जो धन बरसाने वाला हो। इस पे मैं लास्ट में चर्चा करूंगा और एक सूत्र दूंगा। अब सबसे पहले मैं विधि बताता हूं। आपके सम्मुख आपकी लगन कुंडली हो और नवमांश कुंडली हो, राशि तुल्य नवमांश में स्थित ग्रह को निकालना मैं आपको सबसे पहले बताने चल रहा हूं। आपको यह देखना है, जैसे मैं सूर्य से लेकर के सभी ग्रहों तक करूंगा आपको बताऊंगा। सूर्य से ही आप अपनी कुंडली में भी देखना शुरू करिए, सूर्य चंद्रमा ऐसे क्रम से चलेंगे। सूर्य लगन कुंडली में कहां बैठा है? दशम भाव में बैठा है, द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव का फल सूर्य देगा, दशम भाव का देगा, चतुर्थ को देख रहा है इसका भी फल देगा। लेकिन इसके अलावा अपनी दशा अंतर दशा गोचर आदि में सूर्य एक और भाव का फल देगा। किस भाव का फल देगा? देखिए, कोई भी ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में स्थित हो, कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत तक नवमांश कुंडली में जिस राशि में स्थित है वह राशि लगन कुंडली में जिस भाव में पड़ेगी उस भाव का भी फल ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में देगा। इस कुंडली में सूर्य 9 नंबर की राशि में बैठा है। नवमांश कुंडली में 9 नंबर धनु राशि में है, तो सूर्य अपनी दशा अंतर दशा में लगन कुंडली में जहां धनु राशि पड़ी है उस भाव का भी फल देगा। यहां 9 नंबर में सूर्य है और यह 9 नंबर लगन कुंडली के छठे भाव में है। यानी सूर्य की दशा में पंचम भाव का स्वामी है उसका फल, दशम भाव में बैठा उसका फल, चतुर्थ को देख रहा उसका फल, साथ ही साथ राशि तुल्य नवमांश के अनुसार सूर्य छठे भाव पर भी प्रभाव बना रहा, छठे भाव का भी फल मिलेगा। एक दूसरा उदाहरण, इसी कुंडली में सूर्य देखिए, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को नवमांश कुंडली में देखिए किस राशि में है? तुला राशि में है। तुला राशि नवमांश कुंडली में है, वही तुला राशि लगन कुंडली में जिस भाव में पड़ा है चंद्रमा की दशांतर दशा में उस भाव का भी फल मिलेगा। चंद्रमा कुंडली का लग्नेश है, 9वें भाव में है, तृतीय भाव को देख रहा है। अब अगर चौथे भाव को देखें तो भूमि भवन वाहन का सुख है। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को भूमि भवन वाहन से जुड़ा कोई संयोग बन गया, कोई काम हो गया, तो व्यक्ति सोचेगा चंद्रमा की ना दृष्टि है ना स्वामी है, तो कैसे हुआ? कारण यही है कि नवमांश कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है और तुला राशि यहाँ पर चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, तो चंद्रमा अपनी दशा अंतर दशा के दौरान चतुर्थ भाव का भी फल देने वाला है। इसी प्रकार से मंगल 6 नंबर की गिनती में है नवमांश में, तो 6 नंबर पड़ता है लगन कुंडली के तृतीय भाव में, तो मंगल तीसरे भाव का भी फल अपनी दशा अंतर दशा में प्रदान करने वाला है। अब मैं आपको कुछ चीजें लिखा देता हूं। अगर नवमांश कुंडली में कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, कोई भी ग्रह जिस राशि में है, अगर वह राशि लगन कुंडली के लगन में पड़ेगा तो उस ग्रह को कौन सा अंश बोलेंगे? लग्नांश बोलेंगे। पहले मैं सबका नाम बताता हूं, फिर इसके बाद फलित पे चलेंगे।
अगर कोई ग्रह नवमांश कुंडली के जिस राशि में बैठा है वह राशि लगन कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ेगी तो उसे धनांश कहेंगे। ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये जानना है अगर हमें, तो अभी यहीं से इसका रिजल्ट आएगा। अगर ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में है वह राशि लगन कुंडली के तृतीय भाव में पड़ता है तो उसे विक्रमांश या प्रक्रमांश कहते हैं। तो यह ग्रह विक्रमांश में बैठा होगा। चतुर्थ भाव में पड़ेगा तो उसे सुखांश कहेंगे। चतुर्थ भाव को हम क्या कहते हैं? सुख भाव कहते हैं। पंचम भाव में अगर पड़ा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पंचम भाव को सुत संतान भाव कहते हैं, इसलिए वह ग्रह सुतांश में होगा। षष्ठम भाव में है तो उसे हम रिपांश कह सकते हैं या रोगांश कह सकते हैं। सप्तम भाव को हम दाम्पत्य भाव कहते हैं, जिसको दारा भाव भी बोला जाता है। दारांश में स्थित है वह ग्रह। दारा मतलब जीवन साथी होता है। अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो उसी को हम निदिनांश बोलेंगे। निदिनांश में अगर नवमांश में जिस राशि में है वह अष्टम भाव में पड़ता है तो ग्रह कहाँ है? निदिनांश में है। इसी प्रकार से अगर नवम भाव में गया है तो वह ग्रह कहाँ बैठा हुआ है? भाग्यांश में बैठा हुआ है। दशम में अगर वह राशि पड़ती है तो ग्रह कहाँ है? कर्मांश में है। और अगर एकादश भाव में है तो कौन सा बनेगा? लाभांश बनेगा। लाभांश में बैठा। और अगर द्वादश भाव में पड़ता है तो वह व्यय भाव है, इसलिए वह ग्रह कहाँ होगा? व्ययांश में होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कौन सी दशा अच्छा बुरा दे रही है लगन कुंडली के अनुसार, उसको आप यहां से भी चेक कर लीजिए। जैसे इसी कुंडली में सूर्य धन भाव का स्वामी है, उच्च का होके बैठा है, धन के कारक गुरु के साथ में भी है, तो द्वितीय भाव दशम भाव धन का योग बड़ा अच्छा दिखा। लेकिन इस व्यक्ति की सूर्य की दशा में चूंकि सूर्य यहां बैठा हुआ है, रोगांश बोल लीजिए या ऋण भाव भी यही है, ऋणांश बोल लीजिए, सूर्य की दशा में व्यक्ति को कर्ज भी हो गया तो व्यक्ति सोचेगा कि क्यों हुआ। कारण यही है कि सूर्य राशि तुल्य नवमांश पद्धति के अनुसार कहां बढ़ता है? रोगांश में है, कर्जांश में है, ऋणांश में है, तो या तो रोग भी देगा या तो ऋण भी अपनी दशा में दे देगा। उचित है, कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज आप यह देख रहे हैं किसी जातक का विवाह कब होगा, तो सातवें भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा को आप देखते हैं, सातवें भाव के स्वामी की दशा को देखते हैं, सातवें भाव पर जो शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा उसकी दशा को देखते हैं। जो भी देखते हैं उसके अलावा एक चीज और देखना चाहिए, कोई भी ग्रह जो नवमांश कुंडली में उस राशि में बैठा हो जो सप्तम भाव की राशि है। लगन कुंडली के अनुसार सप्तम भाव की राशि में जो ग्रह नवमांश में बैठा होगा वह कहाँ स्थित होगा? दारांश में स्थित होगा। तो उसकी दशा में भी विवाह हो सकता है। किसी ने आपसे सवाल पूछा संतान कब होगा, तो संतान पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह पंचमेश को देखेंगे, पंचम भाव पे दृष्टि डालने वाले नक्षत्र आदि को देखेंगे। उसके साथ साथ आप यह भी देखिए कि पंचम भाव में जो राशि है, अगर उस राशि में कोई ग्रह नवमांश कुंडली में बैठा है तो उसकी दशा अंतर दशा में भी संतान की प्राप्ति होगी। प्रमोशन का किसी ने पूछा तो दशम भाव में जो राशि पड़ी हुई है, अगर उस राशि में कोई ग्रह नवमांश कुंडली में बैठा होगा तो उसकी दशा अंतर दशा में प्रमोशन डिमोशन हो सकता है। अब यह बात आपको समझ में आ गई। अब आप यह सवाल मन में उठेगा कि जो ग्रह राशि तुल्य नवमांश में जिसमें है लग्नांश धनांश विक्रमांश, उसका अच्छा या बुरा फल निर्धारित करने के लिए कोई चीज है? तो एक विधि मैं बता देता हूं। जो ग्रह जिस अंश में जा रहा है नवमांश कुंडली से ही जाएगा, तो अगर वह नवमांश कुंडली में अच्छा है यानी अच्छी राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, अच्छी राशि में है और अच्छे भाव में है, भाव और राशि नवमांश से उसे अच्छा मिला है, तो जो फल वह लगन कुंडली के लिए जनरेट करेगा वह भी कौन सा फल जनरेट करेगा? गुड रिजल्ट ही जनरेट करेगा। अब आ जाते हैं धन बरसाने वाले ग्रह के बारे में आपको बताते हैं। देखिए दशा महादशा जब हम निकालते हैं तो हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं। कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए कि आपके धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है।
धन भाव में, यानी धन भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या कहेंगे? धनस्थ कहेंगे। धन भाव में बैठे हुए ग्रह को। धन भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? धनेश कहेंगे। लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या कहेंगे? लाभस्थ कहेंगे। और लाभ भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? लाभेश कहेंगे। इन ग्रहों को आप नोट करिएगा। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि राशि तुल्य नवमांश के अनुसार कौन सा ग्रह धनांश में बैठा है और कौन सा ग्रह लाभांश में बैठा है। इतने ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको निकाल लेना है। और भी चीजें होती हैं, लेकिन आज इतना ही यहां का विषय है। तो इन ग्रहों को निकाल लीजिए। इन ग्रहों में से किसी एक की महादशा हो और किसी दूसरे की अंतरदशा होगी तो उसमें आपको धन की प्राप्ति या धन का नुकसान हो सकता है। नुकसान क्यों हो सकता है? अगर ये जो भी धनस्थ, धनेश, लाभस्थ, लाभेश, धनांश और लाभांश वाले ग्रह आए हैं, अगर ये कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो लाभ मिलेगा। अगर ये दोनों बुरी स्थिति में है, पीड़ित है, तो नुकसान होगा। महादशा एक की हो, एक की अंतरदशा हो। दूसरी चीज, ये जो भी आपने निकाला इनमें से कोई एक बैठा हो आपके द्वितीय भाव में, कोई एक बैठा हो एकादश भाव में, जिसकी महादशा हो या जिसकी अंतरदशा हो, उसमें से उन दोनों ग्रहों का संबंध किसी का लाभ भाव से बने, किसी का धन भाव से बने, चाहे बैठ के, चाहे दृष्टि डाल के, या भाव के स्वामी हो करके, तो भी उस दशा में आपको लाभ होने वाला है। अब अगर आप यह जानना चाहते हैं लगन कुंडली ठीक ठाक है, अब जैसे इसी कुंडली को लीजिए तो शनि, राहु और बुध कहां बैठे हैं? मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि लगन कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है, यानी कौन सा है? यह व्ययांश है। तो इस कुंडली में शनि, राहु और बुध व्ययांश में बैठे हुए हैं। जब भी इनकी दशा अंतरदशा रहेगी तो व्यक्ति को व्यय करना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का व्यय हो, पैसे का व्यय हो, किसी भी प्रकार का व्यय आ सकता है जीवन में। दूसरी चीज, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बहुत खराब नजर आ रहा है, जैसे इस कुंडली में राहु बहुत गड़बड़ नजर आ रहा है, लगन से अष्टम में है, चंद्रमा से द्वादश में है, और वैसे भी ये लगन का मित्र भी नहीं है, ना राशि का मित्र है। लगन कर्क है, राशि मीन है, तो राहु कुछ ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। तो लगन कुंडली से आप यह डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा ग्रह बुरा है। जो भी ग्रह आपको बुरा नजर आया है, अगर वह ग्रह राशि तुल्य नवमांश के अनुसार कहां कहां बैठा हो, रोगांश में हो, निदीनांश में होगा, व्ययांश में होगा, तो मान लीजिए वह ग्रह यकीनन आपके लिए बहुत बुरा है। अपनी दशांतर दशा में वह आपको लपेटे में लेने का पूरा प्रयास करेगा। उसकी दशांतर दशा है तो उपाय कर लीजिए। लगन कुंडली से कोई भी ग्रह छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठा हो और राशि तुल्य नवमांश से वह रोगांश में हो, वह निदीनांश में हो या व्ययांश में हो, तो उस ग्रह के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। लगन कुंडली से कोई ग्रह आपके अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छे भाव में बैठा है, और नवमांश कुंडली के अनुसार राशि तुल्य जब आप देखते हैं और वह ग्रह लग्नांश में हो, धनांश में हो, सुखांश में, सुतांश में, या फिर भाग्यांश में हो, कर्मांश में हो, लाभांश में होगा, तो वह ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट भी प्रदान कर देगी। अब देखिए, ये जो राशि तुल्य नवमांश के अनुसार अच्छे बुरे ग्रह आते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कब? जब व्यक्ति का क्या हो जाता है? विवाह। क्योंकि D9 जो होता है नवमांश, यह विवाह के बाद पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है, अन्यथा सिर्फ ग्रहों के बल के लिए काम आता है। तो विवाह के बाद ये सारे ग्रह आपके एक्टिवेट हो जाएंगे अगर आपने इस विधि से देखा, और जो धन बरसाने वाला सूत्र आपको मिला उसमें अगर किसी ग्रह में कमी है तो उसका उपाय करके आप अपने धन की स्थिति को सुधार कर सकते हैं उस दशा या अंतरदशा के निमित्त।